बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो है यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आपका जो यूनिट नंबर 4 है वो है जी ई कॉमर्स की प्रेजेंस के हवाले से। इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट अच्छे तरीके से डेवलप करें ताकि जब वो डेवलप हो, जब वो ऑनलाइन हो तो उसकी प्रेजेंस जो है वो नज़र आए, यानी कि अच्छे तरीके से हम उसको क्या कर सकें, अपनी ऑनलाइन उसको हम डिस्प्ले कर सकें। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि भी जब भी हम कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में हम जो है इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि भी क्या चीज़ें हैं वो, कि हमारा विज़न क्या है ई कॉमर्स की वेबसाइट के हवाले से, हमारी मिशन स्टेटमेंट क्या है, हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारी मार्केट स्पेस क्या है, हमारा स्ट्रेटजिक एनालिसिस क्या है, इंटरनेट मार्केटिंग मैट्रिक्स क्या है और उसकी टाइमलाइन और प्राइमरी बजट क्या चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का हम क्या जी उसका ख्याल रखते हैं ताकि हम जो है एक अच्छी वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकें। तो यानी कहने का मकसद ये है कि जब भी आपने कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स का बिज़नेस शुरू करना है, तो आपको इन सब चीज़ों का जहन में होना ज़रूरी है। विजन का बेसिकली मकसद क्या होता है कि हमारी एक लॉन्ग टर्म व्यू क्या है कि जब हम कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे तो हमारा क्या विजन है, यानी कि फ्यूचर में हम इसे क्या काम ले सकते हैं, फ्यूचर में हम इसे क्या मसलन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं या कितना लॉन्ग टर्म हमने इसके साथ काम करना है। तो वो किस में आता है, विजन, यानी कि फ्यूचर में हमारा जो है वो ई कॉमर्स का बिज़नेस कैसे चलेगा। तो इसको हम अब इन सब चीज़ों को वन बाय वन स्टडी करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो विजन से क्या, ई कॉमर्स में जब हम बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं कि भी वेयर इज़ द मनी, यानी कि हमारा बिज़नेस मॉडल क्या होगा और हमारा रेवेन्यू मॉडल क्या होगा। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट तरह के हमारे पास बिज़नेस मॉडल अवेलेबल होते हैं, जैसे पोर्ट्रेल होते हैं हमारे पास ई ट्रेलर होते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं, ट्रांजैक्शन ब्रोकर होते हैं, मार्केट क्रिएटर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कम्युनिटी प्रोवाइडर होते हैं। डिफरेंट तरह के बिज़नेस मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं कि जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं। यानी बिज़नेस करने का तरीकाकार क्या है, यानी ई कॉमर्स का हमारा बिज़नेस करने का तरीकाकार क्या है। मसलन पोर्ट्रेल जो है, जैसे मसलन yahoo.com है तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन, गूगल है आपको सर्च इंजन प्रोवाइड करता है। इसी तरह ई ट्रेलर्स हैं, कंटेंट प्रोवाइडर हैं, को आपको वो कंटेंट देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ट्रांजैक्शन ब्रोकर्स हैं जो कि ट्रांजैक्शन कोई भी आप करते हैं ऑनलाइन तो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। कुछ लोग आपके लिए मार्केट क्रिएट करते हैं जिसमें आप सेल कर सकते हैं, कुछ लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग कम्युनिटी प्रोवाइडर होते हैं। तो ये हम पहले ही सोचते हैं हम कि हमारा बिज़नेस मॉडल क्या होगा। जब हम बिज़नेस मॉडल सोच लेते हैं फिर हम अपना रेवेन्यू मॉडल, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या अपनी एडवर्टीज़मेंट के थ्रू पैसे जनरेट करने हैं या लोगों को सब्सक्राइब करना है, मेंबर बनाना है, या कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो फिर वहाँ से आप पैसे हासिल करेंगे, या अपना रेवेन्यू आप सेल से जनरेट करेंगे, या अपने आप को किसी के साथ एफिलिएट करके अपना रेवेन्यू अपना कंसीव करेंगे। तो ये क्या है जी, जब ई कॉमर्स की प्रेजेंस की बात करते हैं तो आप अपना बिज़नेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल स्टार्ट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि भाई आपने कोई भी बिज़नेस करना है ई कॉमर्स के थ्रू, तो आप सोचते हैं जी हमारा बिज़नेस मॉडल क्या होगा और हमारा रेवेन्यू मॉडल क्या होगा। उसके बाद आप बात करते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, डिस्क्राइबिंग योर ऑडियंस, उनकी डेमोग्राफी क्या है, एज, जेंडर, इनकम, लोकेशन, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, बिहेवियर पैटर्न, लाइफ स्टाइल क्या है, कंजम्पशन पैटर्न का, परचेजिंग हैबिट्स क्या हैं, उनका डिजिटल यूजल पैटर्न क्या है, यानी किस तरह से वो नेट को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से वो ऑनलाइन होते हैं, उनका डिजिटल जो है कम्युनिकेशन कैसी है, फिर उनका कंटेंट क्रिएशन पैटर्न क्या है, ब्लॉग्स, फेसबुक को भी इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, फिर आपके बायर पर्सनल्स क्या हैं। यानी कि दूसरी बात विजन मिशन के बाद हम ये बात करते हैं कि भी हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, कि जिसके लिए हम अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर कौन सा है, वो हमारा क्या होगा, टारगेट ऑडियंस होगा, जिसमें उसकी हर चीज़ को हम व्यू करेंगे, उसकी एज, उसकी जेंडर, उसकी इनकम, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से व्यू करेंगे ताकि हम उसके मुताबिक अपनी ई कॉमर्स की साइट को डेवलप कर सकें। फिर हम उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारी मार्केट प्लेस क्या है,
उसकी डेमोग्राफी क्या है, उसका उस मार्केट का साइज़ क्या है, वो कितनी वो ग्रो कर रही है, उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, उसमें सप्लायर्स कौन कौन से हैं और सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स कौन सी अवेलेबल हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है जो कि हमारी प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन में आ सकती है। यानी मार्केट प्लेस के भी कहाँ पे हम अगर बिज़नेस करते हैं तो क्या हमने ग्लोबली बिज़नेस करना है या हमने किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर बिज़नेस करना है, तो वो हमारी क्या होगी, मार्केट प्लेस होगी। या जैसे आप लोगों को पता है सियालकोट में क्या है कि हम यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल नहीं होती बल्कि पाकिस्तान से बाहर, तो उसका मतलब है कि उसके मार्केट स्पेस क्या जी पाकिस्तान से बाहर है, उसका साइज़, उसका ग्रोथ, उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, वो क्या कौन से कंपटीटर्स हैं, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। फिर हम ये बात डिसाइड करते हैं कि हमारे जो वेबसाइट के अंदर जो हमारे कॉन्टेंट्स हैं वो क्या स्टैटिक होंगे या डायनामिक होंगे, क्या उसमें चेंजेस आएंगी या क्या हम उसको जो है उसके अंदर उसको डायनामिकली हम चेंज करते रहेंगे, तो क्या उसके कंटेंट क्या स्टैटिक्स हैं वो क्या जी डायनामिक होंगे। फिर हम बात करते हैं कि भी हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट, हाँ जी, जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट या प्रेजेंस की बात करते हैं तो विजन के बाद हम ऑडियंस की बात करते हैं, ऑडियंस के बाद हम अपनी मार्केट देखते हैं और फिर हम उस मार्केट को देखने के बाद अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं। नो योरसेल्फ एंड स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि भी हम ये देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे लिए हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और कौन से थ्रेट अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी मसलन प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ्स क्या होंगी, क्या जो हमारी प्रोडक्ट जो है जो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसके थ्रू हम उसको इजीली सेल कर सकते हैं, क्या हमारे पास कोई यूनिक फीचर्स ई कॉमर्स में अवेलेबल हैं कि जिसके थ्रू हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट को दूसरे कंपटीटर से बेहतर सेल कर सकेंगे, और हम जो है ई कॉमर्स के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमारी किस में आ जाएंगी, स्ट्रेंथ में। यानी जो हम अच्छा कर सकते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ्स है। उसके अगेंस्ट जो हम नहीं कर सकते, हमारी वीकनेसेस क्या है कि हमारे पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पहला कोई ऑनलाइन एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र बेस नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई नया यूज़र नहीं है, पुराने यूज़र ही हैं सारे, हमारे पास कोई भी मीडिया अटेंशन नहीं है, हमारी वेब डिज़ाइन की एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है। तो ये क्या है, हमारी वीकनेसेस होगी। अगर हमें ये चीज़ें नहीं आती तो चीज़ें हमें आती हैं वो हमारी क्या बन जाती हैं, स्ट्रेंथ्स। जो चीज़ें हमें नहीं आती वो हमारी क्या होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। इसी तरह भी दो चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, कि भी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अगर हम अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बना लेते हैं तो हमारी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होगी, मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि हम भी अगर ऑनलाइन बिजनेस करें तो वो क्या जी हम इजीली सेल कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी होगी। थ्रेट्स क्या हैं कि जब हम मार्केट में जाएंगे तो हमें बहुत सारे कंपटीटर्स से हमें सामना करना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, हमें जो है जो हमारे कंपटीटर्स हैं हमें वहाँ पे मार्केट में सर्वाइव नहीं करने देंगे, या उनकी स्ट्रैटेजी हमसे बेहतर है या उनकी प्रोडक्ट हमसे बेहतर है, तो वो क्या जी हमारे लिए थ्रेट्स हैं। तो हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का हम स्टडी करते हैं कि हाँ जी हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ताकि हम एक अच्छी तरह से क्या जी अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें। तो इसमें क्या जी हमारा स्वॉट एनालिसिस हो गया। फिर हम ई कॉमर्स की प्रेजेंस का मैप बनाते हैं इस स्वॉट एनालिसिस देख के भी कौन सी चीज़ें हमने बेहतर करनी है, कौन सी हैं। फिर हम एक टाइमलाइन डेवलप करते हैं कि इतने टाइमलाइन में हमने ये काम करने हैं और ये हमारी माइलस्टोन्स क्या है, ये हमारी अचीवमेंट है, ये इन चीज़ों को हमने क्या करना है, अचीव करना है। और फिर हमारी क्या जी वेबसाइट की कॉस्ट क्या होगी। अगर सिंपल वेबसाइट कॉस्ट है तो उसकी 5000 है, अगर स्मॉल वेबसाइट है, स्मॉल वेब स्टार्टअप है तो 25 से 50,000 डॉलर है या 25,000 रुपये हैं। तो इस तरह से क्या जी हम जो है फिर अपनी कास्ट की एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमारी कास्ट कितनी इन्वॉल्व होगी, कि कितने पैसे हमें खर्च करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद जो है हम जो है वो बात करते हैं कि हमारी टाइप ऑफ प्रेजेंस क्या होगी, कि जब आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे तो वो ट्रेडिशनल होगी, क्या वो मोबाइल पे आएगी, क्या वो टैबलेट पे आएगी कि नहीं आएगी, या सिर्फ पीसी पे होगी। फिर क्या जी हम उसमें ईमेल का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, कि ईमेल के थ्रू हम लोगों को परचेज़ लिस्ट बनाएंगे, लोगों को ईमेल वगैरह सेंड करेंगे। तो क्या हम उसको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, ब्लॉग पे, इंस्टाग्राम पे, क्या वहाँ पे भी हम क्या जी उनको अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट को शो करेंगे। और आखिरी बात के ऑफलाइन मीडिया, क्या हम इसका
प्रिंट मीडिया के अंदर, टीवी या रेडियो के अंदर भी हम क्या जी उसको क्या जी अपनी वेबसाइट को शो करेंगे। तो यानी कहने का मकसद ये है कि अब आप क्या बात करेंगे कि अभी आपकी ई कॉमर्स की प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे होगी, वेबसाइट के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कौन कौन से आप ज़राए इस्तेमाल करेंगे अपनी वेबसाइट को प्रोमिनेंट करने के लिए और उसकी प्रेजेंस को शो करने के लिए। फिर हम बात करेंगे जब कि फिर हमारे पास आगे सिस्टम आ जाता है कि उसकी सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है, किस तरह से हमने उसको डेवलप करना है, उसकी सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होगी। तो ये क्या जी पीछे जब हमने बात कर रहे थे कि हम जो है पहले ये चीज़ें डिसाइड करते हैं, जो कि हमने पहले लाइन में बात की थी कि भाई हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, कि विजन और मिशन का मतलब क्या है कि किस तरह से हमने बिज़नेस करना है और कहाँ पे अपने बिज़नेस को लेके जाना है, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है जिनके थ्रू हमने क्या जी अपनी जो है वो वेबसाइट उनके लिए बनानी है, हमारी मार्केट स्पेस क्या होगी, और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं कि स्वॉट एनालिसिस हमारा क्या होगा, हम किस तरह से अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेसेस बनाएंगे और फिर अपनी टाइमलाइन और जो प्राइमरी बजट है उसको सेट करेंगे। जब हम ये काम कर लेते हैं तो उसका मतलब है कि अब हम अपने क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को डेवलप करने जा रहे हैं या ई कॉमर्स बिजनेस करने जा रहे हैं। तो जब हम काम ई कॉमर्स साइट बनाते हैं, जब हम सोच लेते हैं कि हमने बनानी है तो फिर हम उसकी सिस्टमेटिक अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चाहिए डेवलप ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड नोइंग हाउ टू चूज द राइट टेक्नोलॉजी टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। तो जारी बात है ई कॉमर्स में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो हमारे जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होती है हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम उनको बेहतर अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या जी हमारे पास होना चाहिए कि मेन एरियाज वेयर यू विल नीड टू मेक डिसीजन, आपने ह्यूमन सोर्स में ट्रेन करनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है ताकि आपकी जो ह्यूमन सोर्स है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईटी की, ई कॉमर्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें, उसमें उसके हार्डवेयर को, टेलीकम्युनिकेशन को, साइट के डिज़ाइन को, इन सब चीज़ों को क्या जी वो अच्छी तरह से क्या जी इस्तेमाल कर सकें ताकि आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकें। तो उसके लिए हम जो है वो जो अप्रोच इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि ये एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम वेबसाइट बनाने से माने उसका सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यानी कि ये 5 स्टेजेस हैं जिनके थ्रू हम गुजर के हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। जैसे पहला फेज़ क्या जी सिस्टम प्लानिंग और एनालिसिस, दूसरा सिस्टम डिज़ाइन, तीसरा सिस्टम को बिल्ड करना, चौथा उसको टेस्ट करना और पाँचवा उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इसको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे कि ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है जिसके 5 हिस्से हैं और 5 हिस्सों के थ्रू गुजर के हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। सिस्टम प्लानिंग में क्या करते हैं, हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उस सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है कि हमारी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव में कि भाई कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करने हैं अपनी ई कॉमर्स के थ्रू, और सिस्टम फंक्शनैलिटी क्या है कि हमारी जो वेबसाइट है वो उसमें किस किस्म की कैपेबिलिटीज़ होंगी और जो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम किस तरह से अचीव करेंगे, वो किस में आ जाएगा सिस्टम की फंक्शनैलिटी में। फिर क्या जी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट, द इंफॉर्मेशन एलिमेंट दैट सिस्टम मस्ट प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगर हमने कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसके रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी और इन्फॉर्मेशन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या होगी उसकी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट। पहली बात हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव किस तरह से करेंगे और उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमारे पास किस तरह से इंफॉर्मेशन हम अचीव करेंगे, इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जब ये फिर हम क्या करेंगे सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे कि उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के सिस्टम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर। तो फिर हम डिज़ाइन करेंगे कि अभी हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि डिज़ाइन में हेल्प करेंगे और इन कंपोनेंट्स के अंदर आपस में रिलेशनशिप क्या है और उन रिलेशनशिप को जो है हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन करेंगे अपने हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को। जब हम सिस्टम डिज़ाइन की बात करते हैं तो सिस्टम डिज़ाइन 2 तरह का है, एक लॉजिकल डिज़ाइन जिसमें डेटा फ्लो डायग्राम्स, प्रोसेसिंग फंक्शंस एंड डेटाबेस। डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या है कि जो डेटा हम जो ई कॉमर्स साइट में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से निकल रहा है, मसलन डेटा सप्लायर से आ रहा है जो है वो सप्लायर के बाद जो है परचेज़र के मैन्युफैक्चर के पास जा रहा है, मैन्युफैक्चर्स के बाद जो है वो डेटा जो है किसी कस्टमर के पास जा रहा है। तो डेटा का फ्लो क्या है हमारी सिस्टम के अंदर और हम फंक्शन को किस तरह प्रोसेस करते हैं, किस तरह फंक्शन को डील करते हैं और कौन सा डेटाबेस बनाएंगे, तो ये कहते हैं लॉजिकल डिज़ाइन, यानी पेपर के ऊपर जो हम डिज़ाइन बनाते हैं वो लॉजिकल डिज़ाइन है। और फिजिकल डिज़ाइन क्या है जो कि वाकई हार्डवेयर के ऊपर बनाते हैं जिसमें आप एक्चुअली फिजिकल
सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स मॉडल्स होते हैं कि जिनके थ्रू आप डेटा को सेव करना है, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट चलनी है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आपका फिजिकल डिज़ाइन। पहले आप लॉजिकल डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उसके बाद क्या है जी आप फिजिकल डिज़ाइन के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फिर क्या जी आप डिसाइड करते हैं कि आपने जो वेबसाइट बनानी है आपने उसको आउटसोर्स करना है या आपने उसको जो है खुद बनाना है। जैसे मतलब बिल्ड ऑन वर्सेस आउटसोर्सिंग। बिल्ड ऑन रिक्वायर्स टीम विद डाइवर्सिफाइड स्किल्स, चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर टूल, बोथ रिस्क एंड पॉसिबल बेनिफिट। बिल्ड ऑन का मतलब कि आप खुद बना रहे हैं। आउटसोर्स का मतलब क्या है कि आप खुद नहीं बनाते बल्कि क्या करते हैं आप दूसरों को बाहर से किसी से बनवा लेते हैं। फिर इसी तरह होस्ट ऑन वर्सेस आउटसोर्सिंग। और दूसरी बात आती है जब आप ये अपनी ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना लेते हैं तो उसकी होस्टिंग आप क्या खुद करेंगे या आप उसको भी आउटसोर्स कर देंगे। होस्टिंग अपने का मतलब क्या है कि आप अपने पास वेब सर्वर रखेंगे, उन वेब सर्वर के अंदर आपकी ई-कॉमर्स की साइट पड़ी होगी, या तो आप अपने पास रख लें अगर आपके पास सोर्सेज, अगर नहीं तो फिर आप क्या करेंगे उसको आउटसोर्स कर देंगे, बाहर दे देंगे किसी को कि वो आपकी वेबसाइट को क्या करेगा, होस्ट करेगा। तो ये है बिल्डिंग द साइट इन हाउस, कंप्लीट इन हाउस। बिल्ड भी आप खुद करते हैं और उसको होस्ट भी अपने पास करते हैं। तो ये क्या हो गया, इन हाउस आपके पास होगी। इन हाउस। आउटसोर्स क्या है, मिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्ड आउट एंड होस्टिंग। बाहर से बनवाते हैं और अपने पास को होस्ट करते हैं। आउटसोर्स क्या है जी, बिल्ड इन, बनाते आप खुद हैं लेकिन उसको वेबसाइट को उसकी होस्टिंग जो है वो आप आउट कर देते हैं। कंप्लीटली आउटसोर्स क्या है कि बाहर से बनवाते हैं और बाहर ही अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। यानी कि आप अपने रिसोर्सेज को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि क्या आज हमने वेबसाइट खुद बनानी है या बाहर से, या उसको खुद होस्ट करना है या हमने किसी और को होस्ट करवाना है। फिर जब आपकी वेबसाइट बन जाती है जब ई-कॉमर्स पे, तो फिर आप उसकी टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं कि हर यूनिट को अलग अलग टेस्ट करते हैं। फिर सिस्टम की टेस्टिंग हो जाती है कि ओवरऑल सारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। पहले उसके छोटे छोटे यूनिट को टेस्ट करते हैं कि मसलन ईमेल चलती है कि नहीं चलती, हाँ जी परचेजिंग होती है कि नहीं होती, ये यूनिट टेस्टिंग होगी। सिस्टम टेस्टिंग क्या है कि पूरे सिस्टम को इकट्ठा चेक करते हैं और फिर आप ये करते हैं उसकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी करते हैं कि चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं, एक्सेप्टेंस के थ्रू आ रहा है उसकी मेंटेनेंस। फिर जब आप ये कर लेते हैं फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, फिर उसको अप्लाई कर देते हैं आप, क्योंकि आपने बनाई थी, टेस्ट किया था, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मेंटेनेंस उसकी आ जाती है। फिर उसके बाद फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और फिर बेंच मार्किंग होती है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अचीव करनी है। तो ये क्या होगा, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और उसकी क्या होगी, मेंटेनेंस होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि भी हम वेबसाइट को बनाते हैं। फिर इसी तरह जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी वेबसाइट दो तरह की होती हैं, एक सिंपल और दूसरी क्या होती है मल्टी टायर्ड वेबसाइट आर्किटेक्चर। कि हमारे पास जो वेबसाइट्स बनते हैं उनका आर्किटेक्चर यानी उसकी लेआउट जो वो दो तरह की है। लेआउट क्या है जी, सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर मशीनरी या टास्क इन इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड टू अचीव ए स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। कि अभी हम किस तरह से सॉफ्टवेयर को, जो मशीनरी को, हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से होता है। तो वो दो तरह के है, टू टायर और मल्टी टायर। टू टायर में क्या जी, वेब सर्वर एंड डेटाबेस होता है, और मल्टी टायर में वेब एप्लीकेशन सर्वर्स, बैक एंड लेगेसी डेटाबेस। ये हम इससे आगे देखते हैं क्या है। टू टायर क्या है कि भी ये वेब सर्वर है जहाँ पे आपकी वेबसाइट को हमने होस्ट किया हुआ है, और ये क्या करते हैं यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सर्वर है जहाँ पे आपके कंटेंट पड़े हुए हैं, और ये वेब सर्वर जो है यहाँ से डेटाबेस से आपकी वेबसाइट को उठाता है और यूज़र को देता है। इसको कहते हैं टू टायर। टू टायर क्यों कि यूज़र और वेब सर्वर दो हो गए, तो टू टायर आर्किटेक्चर हो गया। फिर क्या ये मल्टी टायर, मल्टी वेब सर्वर क्या है जी, ये वेब सर्वर पड़ा है 1 2 3 वेब सर्वर पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे वेब सर्वर पड़े हैं, यहाँ पे मिडिल लेवल सर्वर पड़े हुए हैं, और यहाँ पे क्या जी बैक एंड सर्वर पड़े हैं, इनके मल्टी टायर। ये सर्वर जो है जब ये मसलन आप यहाँ से यूज़र, कोई भी यूज़र यहाँ से वेबसाइट जो है वो एक्वायर करता है, तो वो क्या जी मिडिल टायर से वो वेबसाइट को गेट करने की कोशिश करता है, मिडिल वाला जो है वो बैक एंड से अपनी वेबसाइट उठा के लेके आता है। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल वेबसाइट हो गया। पीछे क्या था कि सिंपल डायरेक्ट आप वेब सर्वर से अपनी वेबसाइट उठा लेते हैं। तो मल्टी टायर में क्या जी, आपके क्या जी एक से ज़्यादा सर्वर अवेलेबल होते हैं, जिसमें सबसे पहला सर्वर होता है वेब सर्वर जहाँ से आप जो है वो इंक्वायरी करते हैं, मिडिल टायर जो उसके पीछे होता है, और बैक एंड जो कि सबसे पीछे होता है जहाँ पे आपकी सारी जो है क्या कहते हैं वेबसाइट जो है वो सेफ होती है। तो इस तरह से क्या जी हम जो है वो अपनी वेबसाइट्स को क्या कहते हैं करते हैं टू टायर और मल्टी टायर। तो ये इसमें जो था इस लेक्चर का हिस्सा था जिसमें हमने दो मेन बातें की हैं। एक हमने ये बात की है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, यानी कि सिस्टम को बनाने के लिए उसका जो है
क्या होता है उसका सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। और दूसरा हमने बात की थी कि बी हम जब सिस्टम बनाते हैं तो उसके अंदर हम ये बात करते हैं, सिस्टम बनाने से पहले हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं, और वो चीज़ें क्या होती हैं कि सिस्टम क्या मसलन कि सिस्टम का विजन क्या है, ई कॉमर्स सिस्टम का विजन क्या है, उसकी मिशन स्टेटमेंट, टारगेट ऑडियंस, इंडियन मार्केट स्पेस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, तो ये चीज़ें हम जो है उसको देखते हैं। तो इस तरह से हम क्या है अपनी ई कॉमर्स की प्रेजेंस को शो करते हैं और इसको बेहतर बना सकते हैं, और इससे हम जो है इसको अच्छी तरह से इससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये था यूनिट नंबर 4 का पहला हिस्सा।